नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 9 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है काकोरी कांड से। आज ही के दिन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और उनके 7 साथियों ने मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था। चलिए उस दिन की कहानी पर चलते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं अपनी एंड से भी जोड़ना चाहता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल हो या चंद्रशेखर आज़ाद हों, इन लोगों ने कभी भी अपने जाति नाम या सांप्रदायिक पहचान या धर्म या किसी भी पहचान में उन्होंने बंधना कभी मंजूर नहीं किया, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को अपने नाम में भी नहीं रखा। वो हमेशा अपने देश के रहे, उन्होंने देश के लिए काम किया। जब कुर्बान हुए तो देश के लिए हुए और कभी उस चीज़ को अपनी किसी छोटी या किसी लिमिटेड पहचान से जोड़कर दिखाने की कोशिश नहीं की। वापस किस्से पर आते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया। बहुत ऑब्वियस चीज़ थी। गांधी जी का एक मोरल आर्ग्यूमेंट था कि मैं नॉन वायलेंट चाहता था, हिंसा हुई इसलिए मुझे इसे वापस लेना पड़ रहा है। जो दूसरा पक्ष था, जो यंग लोगों का था, उनका था कि हमने अपना करियर छोड़ा है, हमने अपना लाइवलीहुड छोड़ा है, कोई कॉलेज में था, कोई नौकरी में था, उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हम सिर्फ गांधी जी के कहने पर इसमें आए थे और अब आप बीच में हमारा मूवमेंट रोक दे रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होने से पहले रुक गया है और हम अब एस्टैब्लिशमेंट की नज़र में भी आ गए। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। एनीवेज, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां इसमें शामिल थे, जिन्हें रोष हुआ था। इसी के चलते बंगाल और उत्तर के राज्यों में कुछ नए संगठन तैयार हुए। मकसद इनका भी वही था, आज़ादी, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी जी के तौर तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसीलिए एक नई पार्टी बनाई गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। जिस तरह अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, बिस्मिल उससे बहुत प्रभावित थे। इसीलिए बिस्मिल ने जब HRA का मैनिफेस्टो तैयार किया, उसे नाम दिया द रेवोल्यूशनरी। इस मैनिफेस्टो के अनुसार HRA का उद्देश्य था क्रांति के बल पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना। आप उनका स्केल देखिए, उनकी सोच देखिए, उस समय दुनिया में जो घट रहा था, जो उससे पहले घटा था, उन सारी चीज़ों की उनको जानकारी थी। वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे थे। अब क्रांति करनी थी तो बंदूकों की भी ज़रूरत थी और इसके लिए चाहिए थे पैसे। ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के डर से लोग चंदा देने से घबराते थे, इसलिए पहले तो इन लोगों ने तय किया कि जो अमीर और धनाढ़ लोग हैं उन्हें लूटा जाए, उनसे एक तरह का टैक्स ले लिया जाए, छोटी मोटी वारदातें करके। लेकिन इससे संगठन की बदनामी होती थी कि आप लुटेरे हैं। एक बार लूट के दौरान गोली लगने से एक भारतीय की मौत भी हो गई, तो बिस्मिल ने निर्णय लिया कि अब से भारतीयों को नहीं लूटा जाएगा। उन्होंने HRA की पॉलिसी बना ली। लेकिन इससे पैसे की समस्या फिर खड़ी हो गई, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाना चाहते थे उसका थॉट ज़रूर बहुत इवॉल्व था, लेकिन उसको चलने के लिए तो पैसे चाहिए थे। बहुत से तरीके सोचे गए कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। इसे लेकर बिस्मिल अपनी किताब में एक किस्सा बताते हैं। एक बार बिस्मिल के पास एक महाशय आए, बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं नोट छापने की तरकीब जानता हूँ, लेकिन इसमें आपकी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बिस्मिल ने कहा कि ठीक है, नोट मेरे सामने आपको छापना पड़ेगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं राज़ी हूँ। सामान लाने के लिए वो महाशय बिस्मिल से कुछ रुपए लेकर गए भी, बिस्मिल ने दिए। तय हुआ कि रात को ये काम किया जाएगा। रात में ये महाशय दवा की 2 शीशियाँ लेकर आए, दवाइयों को पानी में मिलाया और कुछ सादे कागज़ उसमें भिगा दिए, एक छोटी लैब से बना ली। फिर उन महाशय ने बिस्मिल से कहा कि 10 रुपये का नोट दीजिए। 10 रुपये उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था। बिस्मिल ने अपनी जेब से निकाल करके उन महाशय को 10 रुपये का नोट दिया भी। इन्होंने भिगाए हुए सादे कागज़ों में 10 रुपये का नोट चिपकाया और उसकी एक पुड़िया बनाकर उसे दूसरी दवा में फिर भिगोया। उसके बाद महाशय ने इस पुड़िया को अपने साथी को देकर कहा कि जाकर इसको आग में सुखाओ। कुछ देर में पुड़िया को सुखाकर फिर वो ले आया। इसके बाद इस पुड़िया को एक शीशी में डाल दिया गया और बिस्मिल से उन महाशय ने कहा कि 2 घंटे में नोट ये तैयार हो जाएगा। बिस्मिल चूंकि प्रेस का काम जानते थे, इसलिए उन्हें शक हुआ कि ऐसे तो काम होता नहीं है कि नोट कैसे छपेगा, लेकिन फिर भी वो चुप रहे कि देखा जाए कि पूरा माजरा क्या है। 2 घंटे पूरे हुए तो महाशय ने शीशी खोली और पुड़िया को एक और बार दवा में भिगाया। इसके बाद उन्होंने पुड़िया को खोलकर टेबल पर बिछा दिया। वहाँ एक के बजाय 2 नोट थे। नोट बिस्मिल को दिखाकर वो महाशय बोले, छोटे नोटों से पैसा बनाने में वक्त बहुत लगता है, आप बड़े नोट देंगे तो जल्दी बहुत सारे पैसे मैं बना दूंगा आपको। बिस्मिल ने दोनों नोटों को हाथ में लिया और उन्होंने चेक किया। वैसे तो दोनों नोट एक जैसे दिखते थे, लेकिन जब बिस्मिल ने दोनों का नंबर मिलाया तो सारी चोरी पकड़ी गई। बिस्मिल ने रिवॉल्वर निकाल करके नोट बनाने वाले महाशय की छाती पर तान दिया
अब महाशय का सारा कॉन्फिडेंस फुस हो गया। डर के मारे उन्होंने सारा खेल बिस्मिल को बता दिया कि उन्हें स्कैम किया जा रहा था। दरअसल जब उस महाशय ने पुड़िया को आग पर सुखाने भेजा था तो उसके साथी ने सादे कागज की पुड़िया को नोटों की पुड़िया से बदल दिया था और ऐसी ठगी उन दिनों आम थी। ये सुनकर बिस्मिल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो किसी हिंदुस्तानी को मारेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे जान बख्श दी। लेकिन साथ ही उससे एक कागज़ पर उसकी उंगलियों के निशान लगवाए जिस पर लिखा गया कि वो दोबारा कभी ऐसा ठगी का काम नहीं करेगा किसी के साथ। बिस्मिल कहीं से पैसे की मदद मांगते तो अमूमन उन्हें ऐसे ही धोखेबाजों से उनका पाला पड़ता। एक दिन जब वो रेल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक नया आइडिया आया। उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाया और ट्रेन के गार्ड को पकड़ा दी। गार्ड ने वो थैली एक संदूक में डाल दी। बिस्मिल ने सोचा कि जरूर इस संदूक को जंजीर से बांधकर उसमें ताला लगाया जाता होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पैसे का ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब कुलियों को उन्होंने संदूक उतारते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि उनमें ना कोई ताला लगा था, ना कोई जंजीर थी। हिसाब लगाया गया कि संदूक में कम से कम 10,000 रुपए होंगे। वहीं उन्होंने इस संदूक को लूटने का प्लान बनाया। ये जेनेसिस है काकोरी कांड का। पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को यह बात बताई और ट्रेन लूटने की पूरी योजना बनाई। तय हुआ कि किसी सुनसान जगह पर जाकर के ट्रेन की जंजीर को खींचकर उसे रोका जाएगा। पहले सोचा गया कि 10 लोग तीसरे डब्बे में चढ़ेंगे, तीसरे दर्जे के डिब्बे में। लेकिन फिर बिस्मिल ने सोचा कि सरकार चाहे अंग्रेजों की हो, पर है तो गाड़ी सरकारी ही, जिसका हाल भी सरकारी होगा। क्या पता तीसरे दर्जे की चेन खींची जाए और गाड़ी रुके नहीं। इसीलिए यह तय हुआ कि 3 लोग इस डिटैचमेंट से अलग हटेंगे और वो दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ेंगे। 9 अगस्त 1925 रात का वक्त, सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस अपनी मंजिल से कुछ ही दूर थी। लोग उतरने के लिए अपना सामान तैयार ही कर रहे थे कि अचानक किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ये थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। वो अपने 2 और साथियों के साथ दूसरे दर्जे की बोगी में चढ़े थे। बाकी 7 लोग तीसरे दर्जे में थे, जो कि ओरिजिनल प्लान था। चेन खींचने के साथ ही इन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली। अब बंदूक देखने के बाद लोगों को लगा कि लूट हो रही है ट्रेन में, लेकिन लाहिड़ी ने लोगों से कहा कि वो केवल सरकारी माल लूटने आए हैं, इसीलिए अगर सब लोग खामोश रहे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये क्लियर किया। ट्रेन रोककर ये लोग गार्ड के डब्बे में चढ़े जहां एक संदूक रखा हुआ था। संदूक को नीचे उतारकर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन संदूक खुला नहीं। जब संदूक नहीं खुला तो अशफाकुल्लाह खान ने अपना मौजर मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। कुछ लोगों ने ट्रेन के किनारे पर खड़े होकर के उन्हें काम दिया गया था कि वो ऐसे हवा में फायर करते रहें ताकि कोई भी डिटैचमेंट अंग्रेज़ों का वहाँ पे पहुँचे नहीं। इसी बीच मनमथ नाथ गुप्त ने भी माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिसकी गोली अहमद अली नाम के एक मुसाफिर को लग गई और मौके पर ही उनकी जान चली गई। संदूक तोड़कर 3 गठरियों में थैली बांधी गई और वे लोग वहां से फरार हुए। लेकिन इस बीच जल्दबाजी में उनकी एक चादर वहां छूट गई। तहकीकात के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें चादर दिखी। चादर में एक धोबी का निशान था, जिसके जरिए पुलिस को पता लगा कि ये चादर शाहजहांपुर में धुली है। वहां जाकर पूछताछ की गई तो पता चला चादर बनारसी लाल की थी। बनारसी लाल बिस्मिल के साथी थे। पुलिस ने धमकाया तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। पुलिस को यह भी पता चला कि डकैती की रात एचआरए के कौन कौन से मेंबर शहर में नहीं थे और वो कब कब लौटे हैं। इस मामले में पुलिस ने दबिश देनी शुरू की और 26 सितंबर 1925 की रात बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भारत के कोने कोने से 40 और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो बिस्मिल ने सरकारी वकील लेने से इनकार किया और खुद ही जिरह करने लगे। उनकी दलीलों को सुनकर जज साहब ने बिस्मिल से पूछा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव यू टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? मिस्टर राम प्रसाद, आपने किस यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है? इसके जवाब में बिस्मिल ने जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। मतलब एक किंग मेकर को किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। काकोरी का यह मुकदमा लखनऊ के रिंग थिएटर में चला। इसी भवन में अब लखनऊ का प्रधान डाकघर है। 10 महीने चले इस मुकदमे के बाद 6 अप्रैल 1927 को जज ने फैसला सुनाया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा 12 और क्रांतिकारियों को 5 से लेकर 10 साल की सज़ा हुई, जिनमें से कई को बाद में आजीवन कारावास में बदला भी गया। बिस्मिल अपनी किताब में बताते हैं, फांसी मिलने से पहले उन्हें गोरखपुर की जिस जेल में रखा गया था वो बीच मैदान में बनी हुई थी। जून की गर्मी में 12 घंटे तक छत तपती रहती थी। आसपास कोई पेड़ भी नहीं था कि कोठरी पर कोई छांव आती। 9 बाय 9 फीट की कोठरी में बस 2 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी खिड़की थी। इतनी खाना, नहाना, सोना सब उसी कोठरी में करना पड़ता था। रात में मच्छर नहीं सोने देते थे। कभी 1 घंटा नींद आ पाती तो कभी 2 घंटा सो पाते थे। ओढ़ने बिछाने को भी सिर्फ 2 कंबल दिए गए थे।
इसके 5 महीने बाद 22 अगस्त 1927 को चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी उनकी कैरी आउट कर ली गई। काकोरी कांड आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण चरण है। 1928 में एचआरए से भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारी जुड़ते हैं और इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो केवल एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। सोशलिस्ट शब्द के पीछे मकसद था कि आज़ादी मिलने के साथ साथ ये भी तय हो कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा हो। इसकी कहानी आपको हम फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन नाम बदलने के इस छोटे से चेंज में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो नई पौध आ रही थी क्रांतिकारियों की, भगत सिंह और उनके साथ में, वो कितने इवॉल्व थे अपनी थिंकिंग में। पढ़े लिखे थे, देश के बारे में जानते थे, दुनिया के बारे में जानते थे, दुनिया भर की पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ के बारे में उनको ज्ञान था और इसीलिए वो अपने मूवमेंट में एक शिफ्ट लाना चाह रहे थे। क्रांति के किस्से हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं। ये सभी यकीनन महान लोग थे, लेकिन इतिहास में जब इनकी कहानियाँ बताई जाती हैं तो उसके साथ किंवदंतियाँ जोड़ दी जाती हैं। इसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द है हाइपरबोल, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात पेश करना। ज़्यादा पुराने हो गए तो भगवान बना दिया, जैसे बुद्ध और कबीर के साथ हुआ, और पुराने नहीं हुए, इतने पुराने नहीं हुए तो उन्हें ऐसे पेश किया गया कि उनके पास कोई तिलिस्मी ताकत हो। पहली नज़र में लगता है कि इसका कारण उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। कौन अपने प्रिय की तुलना चांद से नहीं करना चाहता? ऑब्वियस है, हम उनकी भक्ति करते हैं एक तरह से। लेकिन महान लोगों को ऊंचे सिंहासन पर इसलिए भी बिठाया जाता है ताकि हम उनसे खुद की तुलना न हमको करनी पड़े, ताकि हम खुद को बता सकें कि वो लोग कुछ और मिट्टी के बने थे, इसीलिए ऐसा कर पाए। याद है ना जब डंबलडोर हैरी पॉटर से कहते हैं, अगर आपने फिल्म देखी हो, हमारी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा हमारे चुनाव बताते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, भगत सिंह हो या राजगुरु हो, इन सभी को भी अपनी ज़िंदगी से उतना ही प्यार था जितना कि हमें है। उनके भी मन में संशय उठता था मौत को लेकर के, संगठन में मतभेद भी होते थे, कुछ लोग टूटकर कभी कभी अंग्रेज से मिल भी जाते थे तो खूब निराश होता था मूवमेंट। और वो सभी मानवीय कमियां थी जो हर इंसान में होती हैं, इन लोगों में भी थी। लेकिन अपनी सभी कमियों के बावजूद वो महान काम कर पाए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसा करने का चुनाव किया। लेकिन हम जिन्हें पूछते हैं, जिनके कोट शेयर कर इंस्टा ट्विटर पर कूल बनते हैं, उनकी तरह जीते नहीं, क्योंकि उसके लिए सही चुनाव करना पड़ता है और सही चुनाव की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ये हिपोक्रेसी इतनी स्वीकार्य है कि भारत में अब ये कहावत आम हो गई है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं। बिस्मिल की जीवनी जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, उसके अंतिम हिस्से को पढ़कर मालूम चलता है कि उस समय भी आम हिंदुस्तानी आज जैसा ही था। कुछ ही लोग थे जो आज़ादी के लिए जान देने को राजी थे। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने जेल से भागने के अनेकों प्रयत्न किए किंतु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी। यही तो हृदय पर आघात है कि जिस देश को मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करके दिया, वहाँ से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक नहीं मिल सका। एक नवयुवक भी सहायता को आगे नहीं आ सका। अंत में फांसी पा रहा हूँ, लेकिन फांसी पाने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि परमात्मा को यही मंजूर था। चलते चलते हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बिस्मिल अपनी आत्मकथा में काकोरी कांड, जब वो लूट हो रही थी उस दौरान जो शूटिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की जान गई, उसको लेकर के वो बहुत दुखी थे। असल बात ये थी कि फायरिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं था कि कहाँ फायर करना है, वहाँ बस वो एक शील्ड पैदा करना चाहते थे ताकि बाहर से कोई रीइंफोर्समेंट ना आए। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपके हाथ में हथियार होता है तो आप उत्साह में कुछ कर बैठते हैं, और इसी तरह से वहाँ पे उस दिन वो गोली फायर की गई थी जो बहुत अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति को लग गई और उसकी जान चली गई। बिस्मिल से लेकर के काफ़ी अफसोस में रहे जब वो अपना जेल टर्म सर्व कर रहे थे। मरते दम तक उन्हें इस बात का दुख रहा कि एक वो जो अच्छा काम करने जा रहे थे उसमें किसी की जान चली गई। तारीख के सब एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी जेरी ने। थैंक यू।